So, very good afternoon, everybody. So, welcome to our next class on Introduction to Spreadsheet. A very good afternoon, Suraj Kumar. A very good afternoon, Rahul Vijan. चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की क्लास से। आज हम इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट को कंटिन्यू करने वाले हैं। कल की क्लास में हमने देखा इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट में कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हम स्प्रेडशीट के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे मेजरली हमने डिस्कस किया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, जो कि एक ऑफिस सूट का पार्ट है, और एक हमने देखा लिब्रे ऑफिस कैल्सी, जो कि हमारे लिब्रे ऑफिस का एक ओपन डॉक्यूमेंट फाइल है, एप्लीकेशन है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट में एक्सेल से। और एक्सेल में एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मैंने आपको ऑलरेडी कल की क्लास में दे दिया था, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि कोशिश कीजिएगा कि कल की क्लास जब हम शुरू करें तो आप मेरे साथ साथ काम करें। आप अपने सिस्टम, अपने लैपटॉप पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक फ़ाइल क्रिएट करें, जिसमें आप कुछ डेटाबेस क्रिएट करें, और डेटाबेस में आप कुछ नाम रख सकते हैं और स्टूडेंट्स के मार्क्स भी रख सकते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून नमन। सो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आज आपके सामने सीधा एक डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करने जा रहा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करता हूं स्क्रीन को, तो आपको देख सकते हैं कि आप थोड़ा सा ऑलरेडी हमारा स्क्रीन थोड़ा सा हमारा फ्रीज हो रहा है। सो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर 20 स्टूडेंट की डिटेल्स रख लिए हैं, जिसमें उनका सीरियल नंबर है, नेम है, लास्ट नेम है, जेंडर है, मार्क्स इन सब्जेक्ट 1, मार्क्स इन सब्जेक्ट 2, मार्क्स इन सब्जेक्ट 3, मार्क्स इन सब्जेक्ट 4 एंड मार्क्स इन सब्जेक्ट 5 हैं। तो अब यहाँ पर हम इस पर कुछ बेसिक मैथमेटिक कैलकुलेशन करने वाले हैं। हम ये देखने वाले हैं कि क्या क्या ऑपरेशंस हम इस पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो भी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस प्रकार का एक डेटाबेस ऑलरेडी अपने सिस्टम में बना लिया है। तो आज हम कुछ बेसिक फार्मूलाज का भी इस्तेमाल करेंगे, और हम पूरा का पूरा होम टैब भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो कल हमने लास्ट क्लास में एक बेसिक फार्मूला, सम का फार्मूला ऑलरेडी कर लिया था, तो वहीं से हम शुरुआत करते हुए इन बच्चों के डिटेल्स पर मैं कुछ बेसिक फंक्शंस स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पर टोटल का निकालना चाह रहा हूं। थोड़ा सा जूम कर देते हैं आपको दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ पर टोटल का इस्तेमाल करने वाला हूँ, और फॉर्मूला से मुझे क्या फ़ायदा होगा ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं हम आज के हमारे पहले काम से, हमारे पहली एक्सरसाइज से। तो मेरे पास यहाँ पर एक स्टूडेंट है जिसका नाम है आरव शर्मा, जेंडर डिफाइंड है एज मेल, और आपको इस आरव शर्मा का यहाँ पर डिटेल्स प्रोवाइड करना है, जैसे उनका टोटल क्या है एंड ऑल दैट। तो उसके लिए हमने उस दिन फॉर्मूला यूज़ किया था सम का, तो वही चीज़ हम आज यूज़ करेंगे। इज इक्वल टू से हमारा फॉर्मूला शुरू होता है, इज इक्वल टू सम, और ब्रैकेट में हम वो नंबर्स प्लेस करेंगे जिसका मुझे सम लेना है। तो यहाँ पर वो नंबर्स मैंने चूज़ किए, ब्रैकेट बंद किया। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या कहा कि मुझे सम चाहिए उस सेल का। कल की क्लास में अगर आप थे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेल किसको कहते हैं, एड्रेस बार क्या है, और फॉर्मूला बार क्या है। तो एड्रेस बार में अभी मेरा J3 सिलेक्टेड है, यानी J3 सेल में मैं चाहता हूँ प्लेस करना, और क्या प्लेस करना है, इज इक्वल टू सम फ्रॉम E3 टू I3। तो मैंने एक सेल की रेंज डिफाइन करी है E3 से लेकर I3 तक, और ब्रैकेट बंद करते ही जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा मेरे पास वो सम आ जाएगा, जो 5 सब्जेक्ट्स का सम है फॉर मिस्टर आरव शर्मा। आई होप इट इज़ क्लियर। यहाँ तक हम कल की क्लास में भी कर चुके हैं। तो आज हम देखते हैं कि हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, कैसे फॉर्मूला का बेनिफिट होगा हमें। अदरवाइज हम सेम चीज़ कैलकुलेटर से कर सकते थे। हाउ द एक्सेल इज़ डिफरेंट। तो बेसिकली जब आप यहाँ पे 381 पे क्लिक कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं एक छोटा सा स्क्वायर आपको एक्टिव सेल के नीचे दिखाई दे रहा है। उस छोटे से स्क्वायर को मुझे होल्ड करना है माउस की या टच पैड की मदद से, और नीचे की ओर मुझे इसको ड्रैग कर देना है। अब देखिए जब मैं यहाँ पर ड्रैग कर रहा हूँ तो ये जो टोटल है ये मुझे 381 ही ड्रैग नहीं हो रहा है, रादर मेरा टोटल आ रहा है जो नेक्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स का टोटल है, या थर्ड स्टूडेंट्स के मार्क्स का टोटल है, एंड सो ऑन। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें सिखाना चाह रहा हूँ। एक तो कैसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और कैसे मेरा एक रिज़ल्ट जो एक सेल में था वो सारे सेल्स के लिए
कैलकुलेट हो गया नंबर 1। और नंबर 2 मैं यहाँ पर आपको बहुत ही ज़रूरी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जिस पर बेस हमारा एक क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, और वो है सेल एड्रेसिंग। तो ध्यान दीजिएगा, मेरा यहाँ पर जो सेल है सम ऑफ E3 से I3 है, लेकिन जब मैं नेक्स्ट सेल में क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला बार में देखिए सम ऑफ E4 से I4 हो गया है, एंड अकॉर्डिंगली सम ऑफ E5 से I5 है, सम ऑफ E6 से I6 है, एंड सो ऑन। तो बेसिकली यहाँ पर जो चीज़ मैंने कॉपी की, जो 381 मैंने कॉपी करके ड्रैग किया, वो बेसिकली एक नंबर नहीं था, वो एक फॉर्मूला था जो खुद रेफ़र किया गया था E3 से लेकर I3 में जो वैल्यूज़ हैं उनका सम निकालने के लिए। तो सिमिलरली जब आपने ड्रैग किया तो ये सेम चीज़ अकॉर्डिंगली चेंज होती गई, और इस प्रकार की एड्रेसिंग को हम रिलेटिव एड्रेसिंग कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेरे पास एड्रेसिंग कितने प्रकार की हैं। सो मेरे पास एड्रेसिंग है 3 प्रकार की: रिलेटिव एड्रेसिंग, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग, और मिक्स्ड एड्रेसिंग। चलिए, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये मेरा रिलेटिव एड्रेसिंग का एग्जाम्पल था। इसी एग्जाम्पल को मैं आपको थोड़ा एक और तरह से इसको आपको दिखाता हूँ करके। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर नंबर को कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी का शॉर्टकट जो हमने कल वर्ड में भी पढ़ा है, Ctrl+C, उसी शॉर्टकट से हमने कॉपी किया है, और मैं अपनी शीट में समवेयर एल्स इस चीज़ को Ctrl+V से पेस्ट कर रहा हूँ। कैन एनीबडी टेल मी क्या आंसर आएगा जब मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करूंगा? वेरी मच थैंक्स अजित कांडिल जी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे और रोज़ कुछ नया लर्न करेंगे। हाँ जी, तो मैंने वहाँ से 381 कॉपी किया है और मैं यहाँ पर पेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो आप देखिए, आंसर मेरा 0 आ रहा है, जबकि अगर मैं ये मार्क्स 91 ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट कॉपी करता हूँ और कहीं पर भी पेस्ट करता हूँ, मेरा आंसर 91 का 91 ही आएगा। वाई? बिकॉज जब मैं 91 को कॉपी कर रहा हूँ तो मैं एक नंबर को कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने 381 को कॉपी किया तो 381 एक नंबर नहीं था, एक फॉर्मूला था। और फॉर्मूला में जो एड्रेस रेंज डिफाइन की गई थी E3 से I3, वो रेफरेंस में थी किसके? J3 के। तो जैसे ही मैंने इसे कॉपी किया, थोड़ा फॉर्मूला बार में ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू सम ऑफ E3 से I3। जब मैंने इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया तो यहाँ लिखा हुआ है सम ऑफ M3 से Q3, यानी कि अगर वो E3 के केस में, J3 के केस में इन 4 सेल का सम था, आपको थोड़ा समझाने के लिए हम यहाँ पर इसको हाईलाइट कर देते हैं सेल्स को, अगर वो इन 4 का सम था तो इसी तरह से अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं 5 का सम था, तो इसी तरह से 1 2 3 4 और 5, इससे पहले ये इनका सम है। सो इस तरह की एड्रेसिंग को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव एड्रेसिंग, यानी कि ये उसकी पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरह अगर मैंने इसको यहाँ कॉपी करके समवेयर हेयर, कहीं और थोड़ा सा दूर पेस्ट किया, तो भी आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि वो उससे पहले के 5 सेल्स को रेफर कर रहा है। और ये समझने के लिए अगर आप चाहें तो मैं इसमें आपको कुछ नंबर्स भी फीड करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई फीड हेयर 2 तो टोटल आ जाएगा 2, इफ़ आई फीड हेयर 4 टोटल आ जाएगा 6, इफ़ आई फीड हेयर 8 टोटल आ जाएगा 14, इफ़ आई फीड हेयर 10 टोटल आ जाएगा 24, एंड सो ऑन। सो इस तरह की एड्रेसिंग को हम रिलेटिव एड्रेसिंग बोलते हैं। उसके बाद आते हैं एब्सोल्यूट एड्रेसिंग पर, यानी कि आप चाहते हैं कि ये चीज़ जो है ये कहीं पर भी मेंशन की जाए तो ये 381 ही आनी चाहिए, यानी कि आप उसके मेन जो जहाँ से उसे वो रेफ़र कर रहा है वो चेंज नहीं करना चाह रहे, तो आप क्या कर सकते हैं? इन एड्रेसेस को एब्सोल्यूट बना सकते हैं। क्या कोई है जो मुझे एब्सोल्यूट बनाने के लिए हेल्प कर सकता है, फॉर्मूला बता सकता है, शॉर्टकट बता सकता है कि किसी तरह से एक सेल को एब्सोल्यूट कैसे बनाया जाता है?
तुषार दास जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सी लेवल लैंग्वेज मतलब आप हिंदी कहना चाह रहे हैं, इंग्लिश कहना चाह रहे हैं, या कुछ और कहना चाह रहे हैं? थोड़ा सा आप अपना डाउट क्लैरिफाई करिए प्लीज़ तुषार दास जी। चलिए, जब तक तुषार दास जी हमें रिप्लाई कर रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसको एब्सोल्यूट कैसे बनाया जाता है? एनीबडी फ्रॉम यू? डॉलर साइन, वेरी गुड अजय जी। तो बेसिकली अगर हम उस एड्रेस, उस सेल की रेफरेंस में अगर डॉलर साइन का इस्तेमाल करें ई और 3 दोनों के आगे, यानी कॉलम और रो दोनों के आगे, तो हम इसे एब्सोल्यूट बना सकते हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस है, सिर्फ आपको क्लिक करके आप कर सकते हैं, और शॉर्टकट होता है हमारा F4। F4 नहीं प्रेस करना चाह रहे हैं तो आप डॉलर साइन का इस्तेमाल खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन F4 जो है वो टॉगलिंग के लिए रहता है, यानी आपको जिस प्रकार का पर्टिकुलर एड्रेसिंग चाहिए, चाहे रिलेटिव हो, मिक्स हो, एब्सोल्यूट हो, आप डॉलर साइन की मदद से ले सकते हैं। अभी भी मैंने क्या किया, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, मैंने ई और 3 दोनों के आगे डॉलर लगाया है, और आई और 3 में भी दोनों के आगे डॉलर लगाया है। और अब इसे कॉपी करके अगर मैं कहीं पर भी पेस्ट करता हूँ तो इसकी वैल्यू 381 ही रहेगी, बिकॉज नाउ आई एम रेफरिंग E3 टू I3, चाहे मैं इसको कहीं भी ले जाता हूँ। तो ये हो गया मेरा एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। और मिक्स एड्रेसिंग होगा अगर आप रो या कॉलम में से किसी एक चीज़ को फिक्स करना चाहिए। या तो आप $E3 लिख सकते हैं, यानी कि आपने $E मतलब कॉलम को फिक्स किया है, या फिर $3 लिख सकते हैं, यानी 3 के आगे आप डॉलर लगा रहे हैं, यानी आपने रो को फिक्स किया है। तो एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, उससे क्या होगा। एक बार ये सारा जो चेंजेस हमने किए हैं, थोड़े कलरिंग चेंज किया है, इसको हम नॉर्मलाइज कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको E3 को भी हमने $3 बनाया है, और I3 में भी मैंने डॉलर प्लेस कर दिया है। तो यहाँ पर हमने रो को एब्सोल्यूट बना दिया है। ठीक है, अब आप इसे कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कीजिए। आंसर विल बी 0। वाई? बिकॉज हमने कॉलम चेंज किया और रो तो हमारी वैसे भी फिक्स थी, पर हमने वो चेंज ही नहीं की है। और इसी तरह से अगर मैं इसे कॉपी करके यहाँ नीचे कहीं और पेस्ट करता हूँ तो आंसर फिर से 0 आ रहा है। वाई? बिकॉज यहाँ पर फिर हमारा रो चेंज हो गई और कॉलम्स फिक्स रहे। इसी तरह अगर आप इसको यहाँ से कॉपी करके इसी रो में, सॉरी इसी कॉलम में कहीं और पेस्ट करते तो आंसर सेम रहता, यानी कि हमने कॉलम चेंज ही नहीं किए, सिर्फ रो चेंज की, बट रो हमारी फिक्स थी, इसलिए आंसर फिक्स था। तो बेसिकली 3 तरह के एड्रेसिंग हमने यहाँ से देखे। एक बार फिर हम नोटपैड में आते हैं। रिलेटिव एड्रेसिंग, जहाँ हम सेल को रेफर करते हैं A1 की तरह। उसके बाद आते हैं एब्सोल्यूट एड्रेसिंग, जहाँ हम A1 को रेफर करते हैं $A $1 से। और तीसरा है मिक्स एड्रेसिंग, जहाँ पर हम रेफर करते हैं या तो A $1 से या फिर $AN1 से। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। रिलेटिव एड्रेसिंग, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग एंड मिक्स एड्रेसिंग। कोई ना कोई क्वेश्चन कई बार हमारे CCC एग्ज़ाम में एड्रेसिंग से रिलेटेड पूछा जाता है। तो अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है तो आई विल बी हैप्पी टू रिपीट। आप मुझे बता सकते हैं चैट बॉक्स में, मैं आपके लिए रिपीट कर दूंगा। चलिए, तो तब तक हम आगे की ओर बढ़ते हैं अपने आगे कुछ और बेसिक फार्मूलाज के साथ। तो जैसे कि सबसे पहले अभी तक हमने सिर्फ एक फार्मूला यूज़ किया है, सम। मैंने आपसे उस दिन कहा था कि आप अपने साथ एक नोटपैड या फिर एक लैपटॉप पे ही नोटपैड ओपन कर लीजिए, और जो जो फार्मूलाज हम करते जाएं आप उन्हें नोट डाउन करते जाइएगा, ताकि आपको जब भी याद करना होगा या कोई आपको टेस्ट में अपीयर होना होगा तो आप फटाफट से उसे रिवाइज कर पाएंगे। तो अगला मेरा फार्मूला है मैक्स का, यानी मैं मैक्सिमम देखना चाहता हूं। अब मैक्सिमम 2 तरह से हो सकता है मैं ये देखना चाहूं कि आरव ने मैक्सिमम कौन से सब्जेक्ट में स्कोर किए हैं, या फिर मैं ये देखना चाहूं
कि M1 में ये 20 बच्चों में से सबसे ज़्यादा किसके हैं। तो आप कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं, चाहे यहाँ कर सकते थे, चाहे आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये तो मैं सिर्फ यहाँ पर लिख रहा हूँ। फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा, सिंपल सा फॉर्मूला है, इज इक्वल टू मैक्स और ब्रैकेट में वो पूरी सीरीज। कहाँ से शुरू करूँगा, E3 से E22 तक ब्रैकेट बंद करूँगा, तो आई विल हैव कि M1 सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो आज हमारे 97 हैं। सिमिलरली अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो आपको हर सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे। सो ये था मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला, मैक्सिमम मार्क्स। इसके बाद अगर आप मिनिमम निकालना चाहें तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है, आपको सिर्फ फॉर्मूला में चेंज करना है और वो टर्म लिखनी है विच इज़ इक्वल टू मिन। तो इज इक्वल टू मिन और ब्रैकेट में यहाँ से शुरू करेंगे और ड्रैग करते हुए हम इसे यहाँ तक ले जाएंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर का बटन दबाएंगे और हमें मिनिमम मिल जाएगा। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर, मैक्सिमम मिनिमम। इसके बाद आगे चलते हैं हम एवरेज की ओर। अगर आपको क्लास की एवरेज देखनी है, एवरेज आप स्टूडेंट की भी देख सकते हैं और मॉड्यूल वाइज भी देख सकते हैं। अगर आपको एवरेज देखनी है तो आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू, आपको एवरेज का फॉर्मूला नहीं पता है, कोशिश करते हैं निकालने की, ए लिखा, वी लिखा, तो आप देख सकते हैं एवरेज से रिलेटेड आपको फार्मूलाज मिल गए हैं जहाँ पर आपको क्लियरली डिफाइंड है एवरेज फार्मूला। एवरेज में जाइए, सीरीज डिफाइन कीजिए, ब्रैकेट बंद एंड एंटर, आपको हर मॉड्यूल की एवरेज जो है वो मिल जाएगी। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? तो यहाँ पर हमने 3 नए फॉर्मूला सीखे, मैक्स, मिन, एवरेज। इसके बाद आगे चलते हैं अगले फॉर्मूलाज की ओर। अगर कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज़ यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स। हमारे यूट्यूब, फेसबुक के व्यूअर्स कुछ भी पूछना चाहते हैं, प्लीज़ आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये तो हमने किए कुछ बेसिक फार्मूलाज। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़े से कम्प्लेक्स फार्मूलाज करवाना चाह रहा हूँ, बेसिकली जो हमारा अंडरस्टैंडिंग में हमारा डेवलप करेंगे उसको। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक डेटाबेस लिया है, 20 स्टूडेंट्स के नाम हैं, जिसमें पहला है उसका फर्स्ट नेम और फिर है लास्ट नेम। तो अगर आप चाहते हैं दोनों को क्लब करना, दोनों ही नेम्स को क्लब करके, फॉर एग्जांपल आरव शर्मा, अनन्या गुप्ता, अगर आप इसे इस तरह से क्लब करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम बेसिकली एक और सेल इंसर्ट करेंगे। ये एक्सेल की खासियत है कि आप मेन सेल में चेंज नहीं कर सकते, पर मैंने आपको पेस्ट स्पेशल उस दिन भी दिखाया था और थोड़ा हम आज भी उस पर बात करेंगे कि पेस्ट स्पेशल में हम कैसे वैल्यूज़ पेस्ट करते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट चाहता हूँ कि एक ही सेल में आ जाए। तो हमें क्या करना है, अगला मेरा फॉर्मूला है कंकैटिनेट। तो ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू, फार्मूलाज थोड़े से याद करने पड़ेंगे, बाकी मैं आपको एक प्रोसेस भी दिखाऊंगा कि कैसे हम फार्मूलाज को सर्च कर सकते हैं जब हम फार्मूला टैब में आएंगे। तो मैंने क्या किया, कंकैटिनेट करना है। कंकैटिनेट का मतलब होता है 2 स्ट्रिंग्स को जोड़ना है। तो पहली स्ट्रिंग है मेरी आरव, दूसरी स्ट्रिंग है मेरी शर्मा। तो मैं यहाँ पर कंकैटिनेट में जाऊँगा, ब्रैकेट में वो पूछेगा पहली स्ट्रिंग का एड्रेस दे दीजिए, मैं यहाँ से पहली स्ट्रिंग का एड्रेस दे दूँगा, कॉमा, उसके बाद वो मुझसे कहेगा दूसरी स्ट्रिंग का एड्रेस दे दीजिए, मैं दूसरी स्ट्रिंग का एड्रेस दूंगा, ब्रैकेट बंद करूँगा, एंटर का बटन प्रेस करूँगा। आप देखिए आरव और शर्मा मेरा एक साथ आ गया है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, इसको नीचे ड्रैग करना है और आपका काम जो है वो हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, आरव शर्मा में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बाकी कुछ लोगों के नाम में मैं देख रहा हूँ कि स्पेस बार नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि हमने पहले दिन से पढ़ा था कि कंप्यूटर में ब्रेन नहीं है। जैसा इंस्ट्रक्शन, जैसा फॉर्मूला मैं उसको दूंगा वैसा ही वो अप्लाई करेगा। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला में एक छोटा सा चेंज करना है और वो ये है कि मैं अब 2 नहीं 3 स्ट्रिंग्स देना चाहूँगा, आरव स्पेस बार शर्मा।
तो यहाँ पर स्पेस बार के लिए हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग इंसर्ट करेंगे, जो हम इन्वर्टेड कॉमास में एक थोड़ा स्पेस देंगे और कॉमा के बाद C3। तो देखिए B3 कॉमा इन्वर्टेड कॉमास देन स्पेस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज देन C3। एंटर का बटन दबाएंगे और अब आप देख सकते हैं कि सबके नामों में स्पेस जो है वो आ चुका है। इज दैट क्लियर? लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये भी है कि अगर मैंने इसे डिलीट किया तो यहाँ से भी आरफ डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए हमारे को ज़रूरी है कि हम यहाँ से जो हम पहले प्रोसेस फॉलो कर रहे थे, कल भी हमने इस बारे में बात किया था, कि हम इसको कॉपी करके यहाँ से पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और वैल्यूज़ की तरह इसे पेस्ट कर देंगे। अब ये फिक्स हो चुके हैं और अब आप चाहें तो ये दोनों कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं, आपके नाम में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ हमने एक और फॉर्मूला लर्न किया, कनकैटिनेट, जो दो स्ट्रिंग्स को जोड़ता है। नमन जी, फॉर्मूला कहाँ पर लिखना है? फॉर्मूला दो जगह पर लिख सकते हैं, या तो सेल में जहाँ पर आपको चेंज करना है, या फिर फॉर्मूला बार में। कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि फॉर्मूला बार में लिखना है, कोई स्टैंडर्ड रूल ये नहीं कहता कि एक्टिव सेल में लिखना है। बट समटाइम्स इट हैपन्स कि फॉर्मूला बहुत बड़ा हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपको ग्रेड निकालना है, तो आप एक मल्टीपल नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करते जा रहे हैं, आपका फॉर्मूला लार्ज होता जा रहा है, या इसमें भी आपको रिजल्ट निकालना है, तब भी आपको लार्ज आपका होता जा रहा है, तब आप कोशिश कीजिए फॉर्मूला बार में टाइप करिए। बट अगर आप बेसिक सा फॉर्मूला लिख रहे हैं, सिंपल सा है, जैसे कंकैटिनेट किया, सम किया, एवरेज किया, तो आप अपने एक्टिव सेल में फॉर्मूला लिखें या फिर फॉर्मूला बार में, ये आपकी चॉइस है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ से हमने फॉर्मूला बार से हमने कंकैटिनेट किया, उसके बाद मैं आपको दो और बेसिक फार्मूलाज कराऊंगा, एक है अपर और एक है लोअर। तो यानी कि अगर आपको कैपिटल्स में ही आरव शर्मा चाहिए तो आपको लिखना होगा इज इक्वल टू अपर, और ब्रैकेट में आपको वो वाली स्ट्रिंग का नाम देना है और आपका यहाँ पर स्ट्रिंग अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ से आप इसको ड्रैग करके देख सकते हैं, सारे के सारे नाम आपके कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आप इसको लोअर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक और मैं यहाँ से स्ट्रिंग इंसर्ट, आपका कॉलम इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पर हम लिखते हैं इज इक्वल टू लोअर और ब्रैकेट में ये वाला टेक्स्ट एंटर किया, तो आप देख सकते हैं आपकी पूरी की पूरी स्ट्रिंग लोअर में कन्वर्ट हो चुकी है। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीबडी। अगर कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम बढ़ते हैं आगे की फॉर्मूलाज की ओर। एनीबडी हैविंग एनी डाउट इन दिस? चलिए तो हम मूव करते हैं होम टैब की ओर। आप ये 2 मिनट कीजिए, 2 मिनट में हम होम टैब पे वापस मूव करते हैं।
dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me सो वेलकम बैक, सॉरी फॉर द टेक्निकल डिले। सो बेसिकली हम लोगों ने लास्ट जो फॉर्मूला किया वो था अपर और लोअर। अपर में हमने देखा कि हमारी स्ट्रिंग को हम अपर केस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और लोअर में हमने देखा कि हम हमारी स्ट्रिंग को लोअर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद ये है मेरे पास जो एक रिज़ल्ट, यहाँ पर हमने टोटल मार्क्स कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर रिज़ल्ट कैलकुलेट करने वाले हैं, यानी कि हम देखने वाले हैं कि कैंडिडेट पास है या फेल है। तो बेसिकली इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी फार्मूला करवाने वाला हूँ, और वो है इफ़ का। पहले मैं आपको इफ़ का फार्मूला सिंटेक्स बता देता हूँ। इफ़ फार्मूला का सिंटेक्स है इफ़, और उसके बाद हम बात करेंगे टेस्ट कंडीशन की। टेस्ट कंडीशन मतलब कि किस क्राइटेरिया पर हम डिसाइड कर रहे हैं कि बेसिकली अभी जो हमारा कंडीशन है वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और उस कंडीशन पर बेस हम लिखेंगे टेस्ट कंडीशन के बाद वैल्यू इफ़ ट्रू, और उसके बाद वैल्यू इफ़ फॉल्स। तो बेसिकली इफ़ का जो हमारा सिंटेक्स है, सिंटेक्स को बहुत ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल टू इफ़ टेस्ट कंडीशन कॉमा वैल्यू इफ़ ट्रू कॉमा वैल्यू इफ़ फॉल्स। ध्यान रहे, कोई भी क्राइटेरिया हो, कोई भी डिसीजन लेना हो, हम इफ़ के फॉर्मूला से ही लेते हैं, लेकिन टेस्ट कंडीशन हमारी हमेशा एक सिंगल ही रहनी चाहिए। इफ़ कभी भी मल्टीपल टेस्ट कंडीशंस पर काम नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, आपकी इस पर्टिकुलर केस में हो सकता है आपकी टेस्ट कंडीशन हो कि एवरेज जो है वो 60% से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये क्या है? एक टेस्ट कंडीशन। ट्रू यानी अगर ये 60% से ज़्यादा रिजल्ट हुआ तब हमें क्या करना है? फॉल्स यानी अगर 60% से रिजल्ट कम हुआ, लेस हुआ, तब हमें क्या करना है?
तो बेसिकली हम बात करेंगे सीधा सीधा से इफ़ की क्वेश्चन की यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे पास है सिर्फ टोटल मार्क्स, लेकिन मुझे चाहिए कि मैं यहाँ से इसके ऊपर एवरेज या रिजल्ट हो, परसेंटेज हो, जिस पर मैं एक डिसीजन ले सकूँ। तो मैं यहाँ पर एक एवरेज भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, और एवरेज के लिए जैसे कि आपको बताया फॉर्मूला क्या रहेगा, इज इक्वल टू एवरेज और ब्रैकेट में वही सारे सेल्स। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाह रहे हैं तो आप ऑलरेडी टोटल निकाल चुके हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इस नंबर को जो कि K3 सेल में अवेलेबल है, इस K3 सेल को आपको डिवाइड करना है। 5 मॉड्यूल्स थे आपके, 5 से, तो आपके पास एवरेज आ जाएगी। आप देख सकते हैं आपके पास सारे के सारे बच्चों के मार्क्स की एवरेज आ चुकी है, और अब आप चाहते हैं कि रिज़ल्ट कैलकुलेट करना। फ़िलहाल हम एक बेसिक रिज़ल्ट निकालेंगे, यानी हमारा क्राइटेरिया होगा कि अगर 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो पास, और 60 से कम हैं तो फेल। बिकॉज हम चाहते हैं कि कुछ कैंडिडेट्स हमारे इस डमी डेटा में फेल भी हों, ताकि हम इफ़ की फंक्शनिंग को और बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, ऊपर टॉप में हेडिंग लिखते हैं, वो जो हेडिंग है हमारी फ़िलहाल रिज़ल्ट। और रिज़ल्ट निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ का फॉर्मूला। इफ़ फॉर्मूला बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत काम आने वाला फॉर्मूला है। इज इक्वल टू इफ़, इसके एक बार हम टेक्स्ट रीड करते हैं। इट चेक्स वेदर अ कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न्स वैल्यू इफ़ ट्रू और फॉल्स। तो जो भी जैसी हमारी वैल्यू होगी, जैसा हमारा कंडीशन होगा वैसा हमारा वैल्यू आउटपुट आ जाएगा। तो इफ़ के बाद ब्रैकेट में हमें इस कंडीशन को रखना है। तो फिलहाल हम देख रहे हैं एल के जो मार्क्स हैं, एल कॉलम में जो मार्क्स हैं वो है L3 इस समय। तो अगर L3 की वैल्यू 60 से बड़ी है, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू, ट्रू के केस में हम क्या चाहते हैं, पास, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स, फॉल्स के केस में हम क्या चाहते हैं, फेल। बट ध्यान रहे क्योंकि ये स्ट्रिंग है, कंप्यूटर की भाषा में ये जो हमने वर्ड लिखा है हम इसे स्ट्रिंग कहते हैं, और क्योंकि ये स्ट्रिंग है हमें कंप्यूटर को डिफाइन करना पड़ेगा कि ये एक स्ट्रिंग है, और वो काम करने के लिए हम इसे इन्वर्टेड कॉमास के बीच प्लेस करेंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमास में हमने पास को प्लेस किया, और डबल इन्वर्टेड कॉमास में ही हमने फेल को प्लेस किया। एंटर का बटन, एंड वी हैव द आंसर। फर्स्ट कैंडिडेट पास है और बाकी के अकॉर्डिंगली पास या फेल। आई होप ये बेसिक सा इफ़ कंडीशन आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। तब तक हम हमारे एक व्यूअर का आंसर दे देते हैं। IoT एंड वेब डिज़ाइनिंग की क्लासेस अभी शुरू नहीं की गई हैं। अभी हमारा 2 मॉड्यूल्स की क्लासेस चल रही हैं। IT जो कि CCC के साथ कवर किया जा रहा है बिकॉज उनका सिलेबस सेम रहता है। तो IT टूल्स का हमारा जो IT टूल्स है, नेटवर्क बेसिक्स का जो हमारा क्लास है वो आपका 3:30 बजे से चल रहा है, जिसको हम यहाँ पर CCC बोल रहे हैं, बट सिलेबस एकदम सेम है। और पाइथन की क्लास हमारी 11 बजे से होती है इसी चैनल पर, नाइलेट इंडिया यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल पर। और जैसे ही ये 2 मॉड्यूल्स फिनिश होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि IoT और वेब डिज़ाइनिंग की क्लासेस चलाई जाएंगी। पर जैसा भी होगा आपको इंस्ट्रक्शंस जो हैं हमारे फेसबुक चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको ज़रूर मिलेंगी। लेकिन तब तक मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आप अभी IoT या वेब डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे नाइलेट डिजिटल यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पर आप उन कोर्सेज़ में एनरोल कीजिए और आप फ़ायदा उठाइए हमारी पढ़ाई हुई लाइव क्लासेस का या रिकॉर्डेड क्लासेस का। तो चलते हैं हमारे उसकी ओर, अगले टॉपिक की ओर। जी मनोज जी, वेरी गुड, आपको समझ में आ गया है, अच्छा है, मुझे अच्छा लगा जानकर। तो ये थे मेरे कुछ बेसिक फंक्शंस हमने कवर किए। इफ़, सम, मैक्स, मिन, अपर, concatenate, lower and some basic more formulas, average and all। चलिए तो बढ़ते हैं हम अगले फार्मूला की ओर। अब यहाँ पर आप जो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बचपन में किया होगा प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन। बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हमें आते थे मैथ्स में। 5th-6th क्लास में हमने ये पेन इतने का ख़रीदा, इतने का बेचा, तो बेसिकली हमें प्रॉफिट हुआ या
लॉस हुआ, और अगर प्रॉफिट लॉस की वैल्यूज़ भी चाहिए तो वो भी हम आपको दे सकते हैं। तो नमन जी, मैं बिल्कुल रिपीट कर रहा हूँ बट थोड़े से अलग तरीके के साथ। तो बेसिकली एक नया शीट मैंने ओपन किया है, परचेज प्राइस, यानी कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ परचेज प्राइस, यानी आपने मान लेते हैं कि आपने कुछ एसेसरी परचेज़ किया है, कोई पेन है और समथिंग पेंसिल है, और उसका यहाँ पर आप परचेज प्राइस बताएंगे, उसका आप यहाँ पर कॉस्ट प्राइस बताएंगे, और आप चाहते हैं कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेल में ये डिस्प्ले होना चाहिए कि परचेज प्राइस बड़ा था या कॉस्ट प्राइस बड़ा था, यानी प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो ये बेसिकली यहाँ पर हम इन 4 सेल्स को थोड़ा सा बॉर्डर लगा दिया हमने, उसका थोड़ा सेल का वो स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है, बॉर्डर प्लेस किए हैं, और अब आप यहाँ पर चाहते हैं कि एक वैल्यू डिफ़ाइन की जाए और जिस हिसाब से यहाँ पर रिज़ल्ट आए। तो मान लेते हैं कि मेरा परचेज प्राइस था 12 और कॉस्ट प्राइस है, परचेज मतलब कॉस्ट ही हो गया, इसको हम एक को सेलिंग प्राइस कह देते हैं, थोड़ा सा बेटर रहेगा। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, सेलिंग प्राइस था 12 और कॉस्ट मुझे आई थी 10। तो ये प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? अगर इस तरह के हमारे स्टैटिस्टिक्स हैं कि हमने कोई चीज़ 10 रुपये की खरीदी और 12 की बेच दी, तो दिस विल बी प्रॉफिट और लॉस। यस, आंसर इन द कमेंट्स प्लीज़। अगर हमने कोई आइटम, आई एम ऑफलाइन, yes, so we are back. So I was asking कि अगर हमने ये एक आइटम है हमारे पास जिसको हमने 12 रुपीज़ का सेल किया है और 10 का परचेज़ किया था, यानी हमारी सेलिंग प्राइस है 12 और कॉस्ट प्राइस है 10, तो बेसिकली विल दिस बी प्रॉफिट और लॉस? प्रॉफिट, ओके। तो बेसिकली इस प्रॉफिट को हम एक्सेल के थ्रू करना चाह रहे हैं, तो बेसिकली इस पर्टिकुलर सेल में आपको आंसर चाहिए। इस सेल को पहले से हाईलाइट कर लेते हैं, थोड़ा सा फ़ॉन्ट बड़ा कर देते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा सेल को भी हम ब्रॉड करेंगे, और यहाँ पर हम चाहते हैं कि आंसर आए प्रॉफिट या फिर लॉस। तो फॉर्मूला है हमारे पास इफ़ का, इज इक्वल टू इफ़, ब्रैकेट में हमने एक कंडीशन देनी है, और प्रॉफिट की कंडीशन क्या होती है कि हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए। तो एक लॉजिकल टेस्ट हम क्रिएट करेंगे, यानी B1 शुड बी ग्रेटर देन B2। B1 अगर B2 से बड़ा हुआ तो क्या होगा? सेलिंग प्राइस बड़ा है तो हम कहेंगे हमारे को प्रॉफिट हुआ है, और अगर ये चीज़ कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी B1 B2 से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब हमें लॉस हुआ है। एंटर प्रेस करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा प्रॉफिट। और यहाँ अगर आपने थोड़ा सा भी चेंज किया, फॉर एग्जांपल आपने इस बार कहा कि इस बार आपका जो सेलिंग प्राइस था वो 200 था और कॉस्ट प्राइस जो था वो कॉस्ट प्राइस हमारे 210 था, तो आपके आंसर में आपको लॉस मिल जाएगा। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन फॉर्मूला है इफ़ का, जो हमें मल्टीपल कंडीशंस में मदद करता है। अगर आपको अभी भी ये चीज़ समझ में नहीं आई है कि फार्मूला कैसे अप्लाई हुआ है, मैंने फार्मूला बार में फार्मूला ओपन कर दिया है, जस्ट हैव अ लुक एंड देन अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। आई एम एक्सपेक्टिंग येस और नो इन द चैट बॉक्स प्लीज़। चैट बॉक्स में आप येस या नो लिख कर बता सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो मैं इफ़ पर बेस आपको एक और क्वेश्चन करवा दूंगा, अदरवाइज़ हम नेक्स्ट फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। बेसिक इफ़ आपको करवाया है, अभी नेस्टेड इफ़ के अंदर और फार्मूलाज होंगे, मल्टीपल ऑप्शंस हम एक्सप्लोर करेंगे।
हाँ जी, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स प्लीज. नो. सूरज जी, आप रिपीटिशन चाह रहे हैं? ओके, नो प्रॉब्लम्स. बेसिकली हमने क्या कहा कि एक कंडीशन बनानी है, एक कंडीशन बनानी है जो लॉजिकल कंडीशन अगर मीट हुई मतलब ट्रू हुई, तब हम पहला वाला जो हमारा टेक्स्ट है वही टाइप करेंगे. अगर नहीं हुई तो हम दूसरे वाला टेक्स्ट टाइप करेंगे. वेरी गुड नमन, आपको क्लियर हो गया है. लेकिन सूरज जी चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन हम इफ़ पर बेस्ड ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एक टिकट बुक कर रहे हैं. देखिए, एक्सेल को बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर समझिए जिससे आप छोटी छोटी सी प्रोग्राम ही बना रहे हो. ये जो फॉर्मूला है ये एक प्रोग्राम की तरह है. तो बेसिकली मान लेते हैं कि हम एक मूवी वॉच करने जा रहे हैं और वो मूवी जो है वो 13+ है या 18+ मूवी है, वो हमें देखना है. 13+ मूवी है तो हम क्या करेंगे, जब हम वो मूवी टिकट बुक करने लगेंगे तो वहाँ पर हमसे डिटेल्स पूछेगा और डिटेल्स पे वो डिसाइड करेगा कि आप अलाउड हो मूवी देखने के लिए या अलाउड नहीं हो. तो जैसे कोई मूवी है 13 से नीचे वाली एज के लिए अलाउड नहीं है, तो टिकट सेल के दौरान जब आप 13 से कम एज डालेंगे तो आपको वो मूवी अलाउ नहीं होगी. तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं. एंटर योर एज. तो अगर आप यहाँ पर एज एंटर करेंगे, मान लेते हैं हमने एंटर करा 20, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर लिखा है अलाउड, और अगर कम लिखा तो ले नॉट अलाउड. तो बेसिकली फॉर्मूला क्या बनेगा, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में ये सेल को हम रेफर करेंगे. कौन से सेल को? C8, सीएथ कॉलम 8th रो. C8 की वैल्यू अगर 13 से ग्रेटर है, और यहाँ आपका 13 भी अलाउड है, आप इक्वल टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ग्रेटर देन इक्वल टू 13 है तो आप लिख दीजिए क्या, अलाउड, और नहीं है तो लिख दीजिए नॉट अलाउड. ठीक है, तो यहाँ पर आपने ए कैपिटल हम कर देते हैं, थोड़ा सा बेटर लुक होगा. एंटर का बटन प्रेस किया, अलाउड. आपने एज लिखी 20, आंसर आया अलाउड. आपने एज लिखी 10, आंसर आया नॉट अलाउड. आई होप इस इफ़ के क्वेश्चन के साथ आप समझ गए हैं कि मैं क्या चाह रहा हूँ. सबसे पहले इफ़ में लॉजिकल कंडीशन दे रहा हूँ. कंडीशन अगर ट्रू है तो कॉमा के बाद जो वैल्यू है वो प्रोसेस कर रहा हूँ. अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसके बाद जो कॉमा है उसके बाद जो वैल्यू है वो प्रोसेस की जाए. रमेश कुमार मीना जी, एनडीयू पर भी आप रजिस्टर कर सकते हैं ताकि आप कभी भी आपको ये वीडियोस एक्सेसिबल हों. बट मैं आपको बता दूं कि वीडियोस फेसबुक और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है. बट कई बार ड्यू टू स्पेस कंस्ट्रेंट्स ये वीडियोस हो सकता है वहाँ से कुछ दिन के बाद हटा दी जाए. तो अगर आप उसी दिन या एक आध दिन में देख पा रहे हैं तो आप यूट्यूब और फेसबुक पर देख सकते हैं. बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एनडीयू पर रजिस्टर ज़रूर करें. फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको सारा का सारा कंटेंट आपकी सुविधा के हिसाब से आपको मिल पाएगा. चलिए, तो सूरज जी को भी मुझे उम्मीद है इफ़ फंक्शन समझ में आ गया है. अब हम बढ़ते हैं वापस हमारे मेन शीट पर, और मैं थोड़ा सा होम टैब की डिस्क्रिप्शन आपको दे देना चाहता हूँ. बिकॉज बेसिकली सीसीसी का काम होम टैब के थ्रू हमें नहीं करना है, लेकिन अगर हमें एक ब्रीफ आइडिया होगा कि कौन सी चीज़, कौन सा टूल कहाँ पर अवेलेबल है, तो हो सकता है हमारा काम आसान हो जाए. तो सबसे पहले है हमारे पास क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर. एकदम वर्ड की तरह है, कोई चेंज नहीं है. सिर्फ और सिर्फ एक चेंज है पेस्ट स्पेशल का, और वो पेस्ट स्पेशल का चेंज क्या है वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ. मान लेते हैं कि हमने इसे कॉपी किया और हम यहाँ पर इसे पेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप पेस्ट स्पेशल में जा सकते हैं. ये आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं. आप डायरेक्ट पेस्ट करना चाहते हैं, वैल्यूज़ करना चाहते हैं, फॉर्मूलाज करना चाहते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं. और पेस्ट स्पेशल में एक स्पेशल विंडो ओपन होगी जो आपको बताएगी कि आप क्या कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं. जैसे आपको ऑल मतलब सब कुछ पेस्ट किया जा सकता है, फॉर्मूलाज पेस्ट कर सकते हैं. यानी आपको कंटेंट कॉपी नहीं करना है, फॉर्मूला कॉपी करना है तो आप फॉर्मूला कॉपी कर सकते हैं. अगर आपको कॉपी करते हुए सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए, फॉर्मूलाज नहीं चाहिए, तो आप वैल्यूज़ ले सकते हैं. अगर आप कोई फॉर्मेट पेस्ट करना चाहते हैं, यानी आपने यहाँ से कॉपी तो किया है लेकिन टेक्स्ट नहीं, सिर्फ सेटिंग्स,
जो आपका वर्ड में फॉर्मेट पेंटर की तरह था, आप फॉर्मेट पेंट कर सकते हैं। कोई कमेंट कॉपी करना है या कोई वैलिडेशन जो भी हम डेटा टैब में करेंगे, तो इस तरह की कोई भी चीज़ अगर आप कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हैं तो आप पेस्ट स्पेशल के थ्रू कर सकते हैं। बाकी सारी सेटिंग एकदम सेम है। हमारा क्लिपबोर्ड अवेलेबल है, कट कॉपी पेस्ट है, फॉर्मेट पेंटर है। तो ये था मेरा पहला टैब का पहला पार्ट। उसके बाद हम चलते हैं फ़ॉन्ट में, जिसमें आपके पास मल्टीपल फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं, मल्टीपल साइजेस अवेलेबल हैं। आप एक एक साइज़ कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एकदम वही है वर्ड जैसा लुक एंड फील, वर्ड जैसा फीचर्स सब सेम है। यहाँ पर हमारे पास पूरा टेबल ही है, तो आप उस पर बॉर्डर कहाँ कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप एक पर्टिकुलर सेल का कलर चेंज करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं, और उसका फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग है हमारी फ़ॉन्ट टैब में। अगर किसी को पहला वाला कट कॉपी पेस्ट या फ़ॉन्ट टैब की कोई सेटिंग क्लियर नहीं है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं, आई कैन रिपीट, अदरवाइज वी कैन मूव टू द अलाइनमेंट टैब। एक बार देख लीजिए, अगर आपको कट कॉपी पेस्ट वाले टैब के पार्ट में या फिर फ़ॉन्ट के सेटिंग्स के टैब पार्ट में कोई डाउट है तो आप प्लीज़ पूछ लीजिए। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपने वर्ड में प्रैक्टिस किया है तो ये एकदम सेम ही है और होपफुली आपको कोई डाउट नहीं होगा। रादर आपको नहीं है तब भी आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। आई फील गुड जब आप लोगों के रिप्लाई मुझे मिलते हैं, मुझे अच्छा लगता है, तो आप इसलिए भी मुझे रिप्लाई करते रहा करिए प्लीज़। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं। सो बेसिकली नेक्स्ट टैब में मेरे पास है अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट में हमारे पास वर्ड में 3 तरह की अलाइनमेंट पॉसिबल थी, लेफ्ट अलाइंड, मिडल अलाइंड, राइट अलाइंड, और एक था जस्टिफाइड। लेकिन यहाँ पर मेरे पास है 9 पॉसिबल ऑप्शंस, क्योंकि मैं एक ही सेल में टॉप, मिडल, टॉप, सेंटर और बॉटम में जा सकता हूँ, लेफ्ट, मिडल और राइट में जा सकता हूँ। आप देखिएगा, थोड़ा सेल बड़ा कर देते हैं ताकि इजीली आप आउटपुट देख सकें। मैं इस पर्टिकुलर सेल की बात कर रहा हूं जिसमें रिजल्ट लिखा गया है। आप देखिए, यहाँ से आया टॉप की ओर, यहाँ से आया सेंटर की ओर, यहाँ से आया बॉटम की ओर। सिमिलरली लेफ्ट में है, मिडल में है और राइट में है। तो जिस भी पॉसिबल अलाइनमेंट में आपको चाहिए, 3x3 9 पॉसिबल ऑप्शंस है, आप कहीं पर भी रख सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है, आप देखिए कि अगर मैं इस टेक्स्ट को देखूं तो बाय डिफ़ॉल्ट नंबर्स आर राइट अलाइंड एंड टेक्स्ट इज़ लेफ्ट अलाइंड। आई रिपीट, ध्यान दीजिएगा, नंबर्स आर राइट अलाइंड एंड टेक्स्ट इज़ लेफ्ट अलाइंड। और ये एक कॉमन 1 मार्क क्वेश्चन है, कॉमन MCQ टाइप क्वेश्चन है कि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में अलाइनमेंट क्या रहती है। तो नंबर के लिए राइट है और टेक्स्ट के लिए लेफ्ट है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारे पास मार्जिन, यानी जिसको हम इंडेंटेशन कहते हैं। इंडेंटेशन जैसे आप वर्ड में देते थे एकदम वैसे ही देंगे। यहाँ से इंक्रीज़ किया जा सकता है, यहाँ से डिक्रीज़ किया जा सकता है, लेकिन ये जो आउटपुट है ये वेरी आपको जब प्रिंट करेंगे तभी मिलेगा। बिकॉज इस शीट में जहाँ पर 10,48,576 कॉलम रोज़ हैं, 16,384 कॉलम्स हैं, वहाँ पर हमारे को कोई डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब हम पेज का प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तभी हमें मार्जिन में डिफरेंस दिखाई देगा। और आखिरी में मेरे पास है ओरिएंटेशन, यानी अगर आपके पास कुछ ज़्यादा टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल अभी तो यहाँ पर 4-5 बच्चों का ही रिजल्ट है, एक पेज पर आप चाहें तो प्रिंट आउट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो जेंडर है ये मैंने इसीलिए रखा था ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि अगर यहाँ पर लिखा होता जेंडर ऑफ द स्टूडेंट तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेता। अगर आप इसको कंप्लीट चाहते हैं कि ये आए तो ये इतना ज़्यादा कॉलम स्पेस ले रहा है, और हो सकता है उसकी वजह से कुछ और टेक्स्ट है जो मेरा मिस हो जाता। तो आप चाहते हैं कि जेंडर ऑफ द स्टूडेंट जो है वो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डेटा है, प्रिंट आउट निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा पेजेस वेस्ट होंगे, बहुत ज़्यादा स्पेस यहाँ पर वेस्ट होगी। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप इस टेक्स्ट की अलाइनमेंट को इस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है, आप ऐसे रखना चाहते हैं इस टेक्स्ट की अलाइनमेंट को, आप वर्टिकली रखना चाहते हैं। देखिएगा थोड़ा आपको इस समय द स्टूडेंट ही दिख पा रहा होगा, बट आप जैसा चाहें, आप रोटेट टेक्स्ट आप ऐसा लिखना चाहते हैं, आप रोटेट टेक्स्ट डाउन ऐसा लिखना चाहते हैं, तो जैसा भी आपको चाहिए वैसा फॉर्मेट आप ले सकते हैं। और उससे क्या होगा, आपकी जो
प्रिंटिंग के दौरान स्पेस वेस्ट जा रही थी वो अब नहीं जाएगी और आप बहुत ही टाइटली जेंडर को प्लेस कर पाएंगे। चलिए, तो ये तो था अलाइनमेंट में। अब हम आते हैं तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें जो वर्ड में नहीं थी। ये सब चीज़ें हमारे टेबल में वर्ड में भी अवेलेबल थी, लेकिन अगला है हमारा रैप टेक्स्ट एंड मर्ज इन सेंटर। तो बेसिकली आप देख सकते हैं ये फर्स्ट रो जो मैंने फ़िलहाल जान के ब्लैंक छोड़ी थी, बिकॉज मैं यहाँ पर रिज़ल्ट ऑफ क्लास 10th लिखना चाह रहा था। तो रिज़ल्ट ऑफ क्लास 10th अगर आप यहाँ पर मेंशन करना चाह रहे हैं, मेरे कुछ व्यूअर्स अगर 10th क्लास भी हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आज उनका पहला बोर्ड एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। मैथ्स का बोर्ड एग्ज़ाम था आज जहाँ मैंने सुना, और काफ़ी सिंपल रहा ऐसा भी न्यूज़ में था। तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग का बहुत ही अच्छा बोर्ड एग्ज़ाम गया होगा। बाकी अगर हम यहाँ पर वापस चलते हैं, अगर हम यहाँ पर टेक्स्ट में लिखना चाह रहे थे रिज़ल्ट ऑफ क्लास 10th, तो आप यहाँ पर लिखते हैं कहीं पर भी रिज़ल्ट ऑफ क्लास 10th। तो बेसिकली ये आपके सिर्फ A1 सेल का पार्ट है, ये आप सिर्फ A1 सेल में ही लिख पाए हैं रिज़ल्ट ऑफ क्लास 10th। लेकिन अगर आप इसको सेंटर में लिखना चाह रहे थे तो उसके लिए ज़रूरी था कि इन सारे सेल्स को एक सिंगल सेल की तरह ट्रीट किया जा सके, और उसके लिए हम इस सारे सेल्स को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जो बटन है मर्ज सेल्स का वो प्रेस कर देते हैं। तो बेसिकली आपका टेक्स्ट जो है वो मर्ज होकर सेंटर में आ जाएगा, एंड दैट इज़ रिज़ल्ट ऑफ क्लास 10th अवेलेबल एट द सेंटर पार्ट। और सिमिलरली ये जो ऊपर हमारा बटन है वो है रैप टेक्स्ट का। रैप टेक्स्ट बेसिकली क्या करता है, अगर आपका कोई एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट है तो उसे मल्टीपल लाइंस में प्लेस करने के काम आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास अगर एक कॉलम था एड्रेस का, एक कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर एड्रेस का। अब एड्रेस में हो सकता है उस कैंडिडेट का एड्रेस हो हाउस नंबर 1 सेक्टर 1 रोहिणी दिल्ली 110025 तो आप देखिए यहाँ से ऑटोमेटिकली ये रैप टेक्स्ट हो गया है। लेकिन अगर हम रैप नहीं करते हैं तो बेसिकली और सेल का साइज़ थोड़ा इस तरह का रहता है और इसको रैप नहीं किया जाता तो आपको टेक्स्ट की रीडेबिलिटी नहीं आएगी, और उस टेक्स्ट की रीडेबिलिटी पूरी आए यानी एक ही सेल में डेटा आए तो आपके पास ये है बटन जिससे आप टेक्स्ट को रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीबडी। रैप टेक्स्ट करने से वो नेक्स्ट लाइन में मूव हो गया है और आपका एड्रेस जो है वो कंप्लीट मल्टीपल लाइंस में शो हो रहा है। तो यहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ आपको अलाइनमेंट टैब के जो भी टूल्स हैं वो समझ में आ गए होंगे और हम नंबर टैब की ओर मूव कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है आप प्लीज़ पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ हम नंबर टैब की ओर मूव करेंगे। एनीबडी हैज़ एनी डाउट इन दिस? चलिए तो मूव ऑन करते हैं हम हमारे नंबर टैब की ओर। अब नंबर टैब में आप देखिए सबसे ऊपर एक सेटिंग है जहाँ पर लिखा गया है जनरल। बेसिकली ये डिफ़ाइन करता है हमारा नंबर का फॉर्मेट। जनरल मतलब कोई डिफ़ाइन नहीं है, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, नंबर हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है। लेकिन अगर आप नंबर ले रहे हैं तो नंबर की तरह ट्रीट करेगा, करेंसी लेंगे करेंसी की तरह, डेट लेंगे तो डेट की तरह, टाइम लेंगे तो टाइम की तरह, परसेंटेज लेंगे तो परसेंटेज की तरह, एंड सो ऑन। बेसिकली ये हमें किस लिए मददगार है, किस चीज़ के लिए मददगार है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। और कंप्यूटर इतना स्मार्ट हो चुका है, शायद आप ये ऑलरेडी ट्राई कर चुके हों और आपको ये मिल गया हो, बट यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पर आधार नंबर डलवा रहा हूँ। अब जब मैं यहाँ पर आधार नंबर डलवा रहा हूँ तो आधार नंबर इज़ ऑफ 12 डिजिट्स। मैंने आधार नंबर बनाया, देखिए इसने किस में कन्वर्ट कर दिया। इज दिस नंबर लुकिंग लाइक आधार नंबर? आपके सामने मैंने ये जब एंटर किए थे ये 12 डिजिट्स थे, बट व्हाट माय एक्सेल फाइल हैज़ कन्वर्टेड इनटू, जब आप फॉर्मूला बार में जा रहे हैं आपको कंप्लीट नंबर दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप सेल में देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो नंबर है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में
शो हो रहा है। वाई? बिकॉज इट ट्रीटेड इट एज अ नंबर। लेकिन आधार नंबर जो है वो नंबर नहीं है, बिकॉज नंबर का मतलब है कि उसके ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किए जाते हैं, जो कि आधार नंबर के केस में मुझे नहीं करने थे। हो सकता है डेट में भी आपने कई बार एरर फील किया हो कि जब आप डेट एंटर करते हैं वो उसे किसी और टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो इट इज़ बेटर कि हम हमेशा कंप्यूटर को ये बताएं कि ये नंबर है, ये टेक्स्ट है, यानी हम उसका फॉर्मेट डिफाइन करें। तो बेसिकली अगर हमने शुरू से इसको हमने नंबर ट्रीट किया होता तो ये हमें कुछ इस तरह से मिलता। अगर हमने इसको करेंसी की फॉर्म में कन्वर्ट किया होता तो ये हमें कुछ इस प्रकार से मिलता। अगर हमने इसको अकाउंटिंग में लिखा होता या डेट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर डेट भी करेक्ट नहीं आ रही है। अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो एज इट इज़ वही नंबर होगा एंड सो ऑन। तो बेसिकली हम यहाँ से नंबर का फॉर्मेट तय करते हैं। नंबर का फॉर्मेट तय करने से हमें फ़ायदा होता है कि हमारा कंप्यूटर, हम तो समझ सकते हैं, हमारा सिस्टम, हमारा कंप्यूटर भी इसी तरह से नंबर को ट्रीट करता है जैसे कि हम उसे करवाना चाहते हैं। जैसे फ़ोन नंबर लिखना है तो कोई अपना फ़ोन नंबर प्रोवाइड करेगा तो क्या उसमें कॉमाज होने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। कॉमाज होने से वो एक करेंसी फॉर्मेट बन जाएगा। तो आपको कॉमाज लेने हैं, नहीं लेने हैं, ये सब चीज़ें आप यहाँ से तय करते हैं। मान लेते हैं कि आपको एक डेट लिखनी है और डेट है, आज ही की डेट मुझे लिखनी है यहाँ पर। तो डेट मैंने लिखी, मैंने कहा अब ये फ्रैक्शन में ले चुका है तो इस सेल में नहीं लेते हैं, इस सेल में ले लेते हैं। यहाँ पर आपको डेट लिखनी है, आपने लिखा 17/2/26। बहुत ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा है 17/2/26 और जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस कर रहा हूँ, अब देखिए एज इट इज़ रहा, कोई चेंज नहीं आया। बट इसने इसका जो फॉर्मेट लिया है वो जनरल लिया है। अगर वो इसको डेट अंडरस्टैंड करता तो यहाँ पर डेट के फॉर्मेट के साथ हम एक नंबर फॉर्मेट्स में चलते हैं और वो यहाँ पर किसी भी तरह से जो आपका डिफाइंड होता उस तरह से डेट डिफाइन कर सकता था। तो यहाँ से हम गए डेट के फॉर्मेट में और हमने कहा हमें फॉर्मेट्स में डेट लिखने का ये तरीका चाहिए। ओके का बटन प्रेस किया, दिस इज नॉट वर्किंग अदरवाइज। ये डेट का नंबर फॉर्मेट लिखते ही ये डेट को अंडरस्टैंड कर रहा है एज पर्टिकुलर डेट, अदरवाइज वो उसको नंबर रीड कर सकता था। लेकिन अब आप कभी भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखा रहा है कि ये डेट है। इसी तरह नीचे अगर ये करेंसी होती तो यहाँ पर आपके पास करेंसी के सिंबल्स थे। आप डॉलर प्रेस करना चाह रहे हैं, यूरो प्रेस करना चाह रहे हैं या फिर और अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में सारे और सिंबल्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास कोई बड़ा नंबर है और आप उसमें कॉमास प्लेस करना चाह रहे हैं तो आप इस बटन को प्रेस कर सकते हैं, कॉमास प्लेस हो जाएंगे। और अगर आप उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज का साइन लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने एवरेज निकाला, कई बार हम एवरेज निकालने में इसको 500 से डिवाइड कर देते हैं, बिकॉज टोटल मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, तो आंसर आता 0.762। लेकिन अगर आप इसको परसेंटेज क्लिक करते तो ये हो जाता 76%। मतलब परसेंटेज का सिंबल का मतलब क्या है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और परसेंटेज का साइन भी लगा दीजिए। लेकिन रिजल्ट में फेल इसलिए है बिकॉज यहाँ पर हमने ग्रेटर दैन 60 लिखा है। अगर आप परसेंटेज की बात करते हैं तो ग्रेटर दैन 0.6 लिखना पड़ता। तो खैर वो चेंजेस आप यहाँ पर कर पाएंगे। और यहाँ पर अगर आप डेसिमल पॉइंट कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ डेसिमल से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर टू एवरीबडी? शुक्रिया VNK जी। अभी क्लास कंटिन्यूड है। आज थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से 10 मिनट हमें 5-7 मिनट डिले करना पड़ा, तो मैं उसी को अभी कंटिन्यू करेंगे सो दैट हमारा जितना आज का प्लान सिलेबस है वो आज ही कवर हो जाए। चलिए, तो ये तो थे मेरे होम टैब में बेसिक चीज़ें। इसके बाद हम आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ही ज़रूरी है प्रैक्टिकली के लिए। CCC एग्ज़ाम की बात करें तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे पूछा जा सकता है, लेकिन अगर हम कंप्यूटर पे काम करने की बात करें तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारा बहुत ही यूज़फुल टूल्स है ऑफिसेज में, स्कूल्स में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अभी तक जो हमने सीखी वो थी नॉर्मल फॉर्मेटिंग।
ये वर्ड वाला ही फीचर था, बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, कलर रेड कर देते हैं, बॉर्डर लगा देते हैं, थीम चेंज कर देते हैं, यानी सेल का बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें हमने किसी कंडीशन पर बेस्ड नहीं की है। अब हम बात कर रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, यानी कि हम फॉर्मेट तो करना चाहते हैं लेकिन किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर। और इसमें है मेरे पास हाईलाइट कर सकते हैं पर्टिकुलर सेल को किस क्राइटेरिया पर, ग्रेटर दैन, लेसर दैन, बिटवीन, इक्वल टू, अ टेक्स्ट दैट कंटेन्स अ डेट अकरिंग, या फिर डुप्लीकेट वैल्यू है तो टॉप बॉटम कर सकते हैं, डेटा बार्स कर सकते हैं, कलर स्केल्स यूज़ कर सकते हैं और आइकन सेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे डेटा पर ही चलते हैं और ये है मेरा डेटाबेस जिसमें आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको डेटाबेस फिर से दिखा देता हूँ। ये है मेरा डेटाबेस, इसको जेंडर ऑफ द कैंडिडेट को थोड़ा सा हमारा डिलीट ही कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। तो बेसिकली ये है मेरे पास एक डेटाबेस जिसमें कुछ 20 बच्चे हैं, कुछ पास हैं, कुछ फेल हैं और हम इन्हें कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कितने बच्चे, रिज़ल्ट देख लीजिए, कितने बच्चे 50% से 60% से ऊपर हैं, या 70% से ऊपर हैं, या 80% से ऊपर हैं, या 90% से ऊपर हैं? आपके पास चेक करने के लिए मैं सही कहोगे कि आप लोग, हो सकता है आप लोग कहें कि सर हमारे पास फ़िल्टरिंग है, हमारे पास सॉर्टिंग है, हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं जिससे हम देख सकते हैं। बट व्हाट आई एम सेइंग इज़, मुझे डेटाबेस नहीं छेड़ना है। मैं एक लुक में आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हो कि कितने बच्चों के मार्क्स 80 से ऊपर हैं? नहीं, आपको एक एक बच्चा देखना पड़ेगा। बट ये डेटाबेस सिर्फ 20 स्टूडेंट्स का है। अगर ये डेटाबेस 100 स्टूडेंट्स का होता या 200 स्टूडेंट्स का होता तो आपको एक लुक में नहीं, बहुत देर तक देखना पड़ता कि कैसे कौन कौन से बच्चा है जिसके मार्क्स 80% से ऊपर हैं, 90% से ऊपर हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये काम करने का हमारा एक ईजी तरीका है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यानी हम कंडीशन के ऊपर बेस्ड फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं। तो उसका क्या तरीका है? जिस पर्टिकुलर सेल पर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, मान लेते हैं, अब ये तो परसेंटेज हमने पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया था, इस स्टूडेंट के डेटा को भी हम फ़िलहाल के लिए हटा देंगे बिकॉज हमारे को डेटा एक ही तरह का चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पर भी सेम डेटा कॉपी कर लिया है, एक आधे सब्जेक्ट्स में मार्क्स चेंज कर देते हैं सो दैट नीचे के स्टूडेंट से हमारे मार्क्स वेरी कर जाए। चलिए, तो अब मेरे पास डेटाबेस है, डेटाबेस हमने सिलेक्ट किया, कौन सा कॉलम सिलेक्ट किया है? एवरेज वाला कॉलम सिलेक्ट किया। अब हम गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और हम हाईलाइट सेल करना चाहते हैं, कौन सा? जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया में फिट इन होता हो। तो सबसे पहले मैंने कहा ग्रेटर दैन, तो ग्रेटर दैन में हमने बोला, वैसे तो इसने खुद ही कर दिया कि 60%, यानी एवरेज से ले लिया उसने 60%, बट व्हाट आई एम सेइंग इज मुझे चाहिए था 80 से ज़्यादा वाले। तो 80 से ज़्यादा वाले कोई है इसमें या नहीं है? तो लेट्स टेक 70 से ज़्यादा वाले। तो 70 से ज़्यादा वालों को हम क्या क्राइटेरिया पे चेंज करना चाहते हैं? मैं ग्रीन कलर से उन्हें हाईलाइट करना चाहता हूँ। ओके का बटन प्रेस किया और अब मैं आपसे पूछता हूँ, कितने बच्चे हैं जो 70% से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं? चाहे मैं सेल का साइज़ थोड़ा छोटा कर देता हूँ कि पूरी शीट आपको एक बार में विजिबल हो, आप बिना ज़्यादा टाइम लगाए आप मुझे ईजीली बता पाएंगे कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो 70% से ज़्यादा लाए। कितने बच्चे हैं ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो 70% से ज़्यादा ला पाए हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, 3 ही हैं। क्यों? क्योंकि आपको कलर से इजीली दिख रहा है। तो ये इस तरह की फॉर्मेटिंग को हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जैसे कि हाईलाइट सेल हमने किया तो ग्रेटर दैन, लेसर दैन, बिटवीन, आप कुछ भी तय कर सकते हैं। इक्वल टू, आपको सिर्फ वही बच्चे ढूंढने हैं जो इस पर्टिकुलर के इक्वल है, इससे लेस है, इसके बिटवीन है। या टेक्स्ट दैट कंटेन्स, आप बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर टेक्स्ट कौन से सेल में है। या कोई डेट की बात करें कि फॉर एग्जांपल आपके पास सारे बच्चों की असाइनमेंट सबमिशन डेट है, तो कितने बच्चों ने इस डेट से पहले किया, कितने बच्चों ने उसके बाद किया, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज़ अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो ये तो था पहला हाईलाइट सेल। उसके बाद है मेरे पास टॉप बॉटम रूल्स, यानी कि आप देखना चाहते हैं टॉप कौन आया, फर्स्ट कौन आया, टॉप 10% बच्चे कौन से हैं, टॉप 20% बच्चे कौन से हैं,
तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। बेसिकली सिंपल सी बात है, टॉप बॉटम रूल्स में जाइए, लेकिन पहले फिर से कहूँगा कि मुझे सिलेक्ट करना है। तो फिलहाल हम कर रहे हैं सिलेक्ट सब्जेक्ट वाइज। मैं देखना चाहता हूँ कि टॉप पर कौन से सब बच्चे ऐसे आए हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब भी किसी स्कूल का रिजल्ट आता है तो वो मार्क्स वाइज एडवर्टाइज करता है। तो मैं यहाँ पर मार्क्स वाइज देखना चाह रहा हूँ कि कितने बच्चे हैं मेरे जो टॉप 5% में हैं। तो यहाँ से हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया, टॉप बॉटम रूल्स में गए और हमने यहाँ से कहा टॉप 10 आइटम्स कहेंगे तो टॉप 10 मिल जाएंगी, लेकिन मैंने कहा 10% या 5% है तो यहाँ से टॉप 10% में जाएंगे और हम नंबर चूज़ कर लेंगे कितने परसेंट चाहिए और किस तरह की आप फॉर्मेटिंग चाह रहे हैं। आप यहाँ से तीनों ऑप्शंस हैं, नहीं तो आप कस्टम फॉर्मेटिंग में जाके कुछ और भी चूज़ कर सकते हैं। ओके का बटन प्रेस किया तो आपको मिल गया कि कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो सब्जेक्ट वाइज टॉप 5% में स्कूल में आ रहे हैं। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू एवरीबडी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगले कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास है डेटा बार्स, यानी कि आप डेटा बार्स देखना चाह रहे हैं। डेटा बार्स बेसिकली कभी कभी फाइनेंशियल डिसीजंस में, कहीं पर डेटा एनालिसिस के केस में हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप डेटा बार में हम यहाँ पर देखना चाहें कि किसका कितना किस प्रकार का रिजल्ट रहा है, या फिर अगर आपके पास एम्प्लॉयज़ का डेटा है, उनकी सेल्स का डेटा है, उनके प्रॉफिट्स का डेटा है, तो उस तरह के डेटा में आप डेटा बार्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट फ़िलहाल मेरे पास अगर यही डेटा है, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ पाएंगे कि इस डेटा में डेटा बार का क्या रोल है। सिंपल सा प्रोसेस है, कंडीशनल फॉर्मेटा में जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा बार्स में जाना है और कोई भी कलर चूज़ कर लेना है। तो देखिए डेटा बार्स का काम क्या है। डेटा बार्स आपको डेटा में कंपैरिजन करना सिखाती है। ये दिखाती है कि कौन सा वाला जो है डेटा बाकियों से कितना कम या कितना ज़्यादा है। तो अभी तो ये मार्क्स है 100 में से हैं, लेकिन अगर ये मार्क्स नहीं होते या 100 में से नहीं होते और किसी एक स्टूडेंट के यहाँ पर ये जो 94 है, आई मेक इट एज 194, तो क्या होगा, सारों के डेटा बार्स अकॉर्डिंगली कम हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, क्योंकि हमारा एक वैल्यू जो है वो 194 है। तो बेसिकली डेटा बार्स जो है वो वैल्यू पर बेस्ड हमारा आउटपुट हमें देती हैं कि किस तरह से आप डेटा बार्स के थ्रू कंडीशनली फॉर्मेट कर सकते हैं। आपके पास ग्रेडियंट फिल्स हैं, आपके पास सॉलिड, अगर आप डार्क फिल चाहते हैं तो डार्क फिल भी पॉसिबल है। उसके बाद आते हैं आइकन सेट्स में। आइकन सेट से भी आप चूज़ कर सकते हैं कि आपका अबव एवरेज जा रहा है, मिडल जा रहा है या बिलो जा रहा है। अगर आप कभी मार्केट में काम करते हैं, मार्केटिंग जैसे स्टॉक मार्केट की बात करें, या कोई भी आप रिसर्च करते हैं या टूल्स पे काम करते हैं मल्टीपल, जहाँ पर डेटा एनालिसिस किया जाता है, तो बहुत ही ज़रूरी है। आप देख सकते हैं जैसे हम M4 में देखना चाह रहे हैं कि कितने बच्चे हैं जो एवरेज के ऊपर हैं, कितने बच्चे हैं जो बिलो एवरेज मार्क्स में हैं। तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, आइकन सेट्स में जाइए और कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आई टेक दिस 3 कलर्स वाला। तो ग्रीन मतलब अबव एवरेज, येलो मतलब एवरेज, रेड मतलब बिलो एवरेज। आई होप इट इज़ क्लियर। अब इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकन सेट्स के बाद है न्यू रूल्स। अभी तक हम बने बनाए रूल्स ले रहे थे, लेकिन जैसे यहाँ पर आप देखिए, हो सकता है यहाँ पे 90 को ग्रीन लिया है, 58 55 येलो है एंड 71 भी येलो है। बट मैं चाहता हूँ कि 70 छोड़िए, 60 से ऊपर सारे के सारे ग्रीन होने चाहिए, 60 से 40 येलो और बिलो 40 जो फेल है वो ही रेड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो 50s में भी हो सकता है कोई रेड फॉल कर जाए। तो उसके लिए हमारे पास क्या तरीका है, हम यहाँ से रूल जो है अपनी मर्ज़ी का भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बना सकते हैं। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल्स में जाएंगे और आप यहाँ से रूल चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या कहा, आपको आइकन्स चाहिए, ओके। तो उसने पूछा पहला नंबर तय करेंगे। तो ग्रीन कब तक चाहिए था, हमें 60 तक ग्रीन चाहिए था, और येलो चाहिए था 40 तक, और उसके बाद हमारे पास रेड चाहिए था हमें 40 से नीचे। ओके का बटन प्रेस करेंगे, आप देखिए चेंजेस हो चुके हैं। नाउ ग्रीन, येलो एंड रेड। सो ये है मेरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत सारे तरह के रूल्स हैं, बहुत सारे तरह की एप्लीकेशंस हैं। आप चाहें तो बेसिक क्वेश्चंस नेट से सर्च कर सकते हैं। आप चाहें तो मैं भी आपको कुछ क्वेश्चंस दे सकता हूं,
बट उसके लिए एक बार आपको इस पे खुद से कोशिश करनी होगी, और मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स यहाँ पर शो कर पाऊँगा, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके चाहें तो उसे ट्राई भी कर सकते हैं। चलिए, नमन जी ने अपने ऑफिस के काम से कोरिलेट किया है एक्सेल, इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है नमन जी। और कुछ अगर कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग तक हमारा आज का लेक्चर शेड्यूल था। हमारा एक्सेल जो है वो बहुत सारे फार्मूलाज को सपोर्ट करता है, तो रोज़ हम कुछ फार्मूलाज करेंगे और टैब का कुछ पार्ट भी साथ साथ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, बट स्टिल आई एम देयर। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, आपके कोई भी डाउट्स हैं, तो हम उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। किसी को कुछ कहना है? आई एम देयर फॉर नेक्स्ट 1 मिनट ओनली। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग और बाकी के जो फार्मूलाज हमने किए, स्पेसिफिकली इफ़ वाला, उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और कल की क्लास में और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ बाय बाय, शुक्रिया, जय हिंद। नमन जी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप तो नहीं मिलेंगे, बट ऐसी बहुत सारे लिंक्स है जहां पर आप इस तरह के टेस्ट जो है वो अपीयर कर सकते हैं और आपको सहायता दी जा सकती है। बट मैं ये कहूँगा कि अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो हमने पहले भी 60-70 क्वेश्चंस पर यूनिट किए हैं और हम आने वाले यूनिट्स में भी करेंगे। तो आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप प्रैक्टिकली भी सीखेंगे और एमसीक्यू भी मैं आपका साथ साथ रिवाइज कराता जाऊँगा। कौन सी क्लास ज्वाइन करने में इशू आ रहा है सूरज जी आपको? मुझे लगता है आप NDU प्लेटफॉर्म के बारे में जानना चाह रहे हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल है। NDU पर जाइए, ndu.ac.in, गूगल पे लिख सकते हैं नायलेट डिजिटल यूनिवर्सिटी, पहला ही लिंक है। लॉगिन करने के लिए बेसिक आपको जीमेल के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं, एक अकाउंट क्रिएट कीजिए, लॉगिन कीजिए और कोर्स एनरोल कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, करिएगा। अगर कोई डाउट आए आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।